दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं बचा होगा जिस घर परिवार में छोटे मोटे कला ना होते हों। लेकिन उन कलाओं को दूर करने के लिए कोई ना कोई सोच समझदारी से फ़ैसला लिया जाता है। लेकिन जो फ़ैसला जब गलत निकलता है, उस फैसले के तहत वह परिवार पूरी तरह से तबाह भी हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक परिवार में दो औरतें होती है। वह औरतें अपनी ज़िंदगी से इस तरह ऊब जाती है जिसकी वजह से एक अनजान बच्चा और एक औरत इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहमी तरीके से चले जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है, बल्कि जो भी सुनता है वह सुनने के बाद एकदम हैरान और परेशान भी हो जाता है। आखिर आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो इम्पोर्टेंट होने नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ठीक कासगंज ज़िला पड़ता है, और उसी का ही एटा एक कस्बा लगता है, और ठीक उसी में ही सहलाई एक गांव पड़ता है। अब उसी गांव के ही रहने वाला होता है विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह के टोटल 3 बेटे होते हैं, जिसमें सबसे छोटा बेटा होता है अब संजय सिंह। संजय सिंह के टोटल 2 पत्नियां होती है। जो बड़ी पत्नी होती है वह होती है तुलसी, जिसके टोटल 2 अपने खुद के बेटे होते हैं। बड़ा बेटा होता है नितिन, जिसकी उम्र लगभग 7.5 से 8 साल के बीच ही होता है, और छोटा बेटा होता है शिवम, जिसकी उम्र वही 4 साल के आसपास होता है। संजय की दूसरी पत्नी होती है राधा। राधा अपने घर में रहकर अपनी ज़िंदगी ठीक अपनी सौतेली बहन की तरह इधर संजय की पहली पत्नी तुलसी के साथ खुशीमय जीवन व्यतीत करने लग जाती है, क्योंकि संजय के पास थोड़ी बहुत खेतिहर ज़मीन थी, और साथ में संजय खुद एक ट्रक ड्राइवर होता है, जिसकी वजह से उसकी दोनों पत्नियों का जो खर्चा होता है बड़े ही तौर तरीके से निकल जाता है। लेकिन समय के हिसाब से इधर संजय के ऊपर एक दिन ऐसा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जिसकी वजह से संजय जो होता है अस्पताल में इधर भर्ती हो जाता है। लेकिन अस्पताल में देख रेख के लिए उसकी जो अपनी पहली पत्नी होती है तुलसी, उस समय अस्पताल में देख रेख के लिए लगी पड़ी होती है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 20 अगस्त का ही। अब सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त संजय के मकान में से बड़ी तेज इधर शिवम की चीखने की आवाज़ आती है। लेकिन इस आवाज़ को जब पड़ोसी सुनते हैं, सुनने के बाद तुरंत ही अपने अपने घर से अब बाहर निकल जाते हैं, और संजय के ठीक मकान के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ देखते हैं उसके जंगले में से एक बच्चे की चीखने की आवाज़ आ रही है। वह बच्चा कोई और नहीं होता है, बल्कि संजय का अपना दूसरे नंबर का बेटा शिवम होता है। शिवम को उस आवाज़ को सुनकर लोग दरवाजे के पास जाते देखते कि बाहर से अब ताला लटका हुआ है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो तालों को उसी वक्त अब तोड़ देते हैं, लेकिन व्यक्ति तुरंत अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। देखते हैं ठीक शिवम के ही बगल में उसका अपना बड़ा भाई इधर नितिन पूरी तरह से मृत अवस्था में वही ज़मीन पर पड़ा हुआ है। लोग यह नज़ारा देखने के बाद अब सन्न सा रह जाते। इसकी जो सूचना होता है उसी में से व्यक्तियों के द्वारा अब संजय को दे दिया जाता है, तुलसी को दे दिया जाता है। वह भी जैसे खबर पाते हैं तुरंत ही उसी वक्त सन्न से रह जाते। लेकिन तुलसी जो होती है उसी वक्त वहाँ से
चीखते चिल्लाते अपने घर की तरफ पहुंचती है। लेकिन कुछ ही मिनट बीतता होगा, तभी वहां के नज़दीकी पुलिस थाने की जो टीम होती है वह भी पहुंचती है। सुधीर कुमार जो होते हैं वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं, अपने टीम के साथ उसी समय घटना में पहुँचते हैं। देखते हैं कि संजय के कमरे के सामने बड़ी ज़बरदस्त भीड़ लग चुकी है, तो ग्रामीणों का भीड़ होती है। पुलिस की टीम अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद नितिन की बॉडी के करीब पहुँचती है। देखती है उसके शरीर पर कोई ना खोच ना मरोच है, ना कोई चोट का निशान होता है। पुलिस को समझ में आ जाता है बल्कि नितिन की हत्या हुई है किस तरह से हुई होगी। इसीलिए पुलिस की टीम वहाँ जितने भी खड़े लोग होते हैं उनसे पूछताछ कर लेती है। अब पूछताछ करने के बाद बगल में ही नितिन का अपना छोटा भाई होता है और शिवम। लेकिन पुलिस जैसे शिवम को देखती है, उसके चेहरे हाव भाव को देखकर समझ जाती कि शिवम के ऊपर किसी व्यक्ति का बड़ी तेज़ी से दबाव पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम शिवम के करीब पहुंचती है। पहुंचने के बाद सबसे पहले एक महिला अधिकारी होती हैं, शिवम को अपने पास लेने के बाद वहीं बगल में रूम होता है, वहीं पर ले जाती है। बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में शिवम से पूछताछ करने के लिए अब लग जाती है और शिवम को भरोसा दिलाती है। और शिवम जब अपने दिल को तोड़ता है और तोड़ने के बाद तुरंत ही अपनी ही जुबान से कह बैठता है कि साहब, हमारे बड़े भाई इधर नितिन की हत्या करने वाला कोई और नहीं है बल्कि हमारी अपनी मौसी इधर राधा है। यह बात जैसे थाना प्रभारी और उधर महिला पुलिसकर्मी सुनने के बाद एकदम उनके जुबान से आह निकल जाती है। निकलने के बाद कुछ मिनट बीतता, तभी वहाँ पर तुलसी पहुँच जाती है। तुलसी नज़ारा देखती अपने बेटे को लिपट कर वह भी रोना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम वहाँ तुलसी से भी पूछताछ करती है, लेकिन जब पूछा जाता है तो पता चलता राधा जो होती है उधर दोनों बच्चों को लेकर उस रात वहीं सोई पड़ी होती है। लेकिन तब पता चलता कि राधा जो होती है अब तो घर में है नहीं। इसके लिए पुलिस की जो शंका होता है अब राधा के ऊपर और बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से पुलिस की टीम उसी वक्त नितिन के बॉडी को वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी अब सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। और तभी कुछ समय बीतता है। बीतने के बाद नितिन के इधर पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होता है वह पुलिस के सामने निकल के आ जाता। पता चलता है नितिन का सांस फूलने की वजह से हत्या की गई है। लेकिन दूसरी तरफ अब संजय के जो अपने पिता होते हैं विजय पाल सिंह को अब जैसी खबर लगता हुआ भी वहीं पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद अपने परिवार के साथ मिलकर जो होता है उस दुख की घड़ी में शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद विजय पाल खुद अपने साथ कुछ सहयोगकर्मी को साथ लेते हैं, एटा थाने में जाते हैं और सुधीर कुमार के साथ मिलकर जो होता उसी समय अपनी ही दूसरी जो बहू होती है, छोटी बहू होती है, यानी कि संजय की दूसरी पत्नी राधा के ऊपर धारा 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है इधर राधा की अब तलाशी के लिए लग जाती है। लेकिन जब राधा का मोबाइल नंबर लिया जाता है तो उसका मोबाइल नंबर का जो लास्ट लोकेशन दिखा रहा होता है मौके पर वह मथुरा दिखा रहा होता है। पुलिस की टीम जो होती है मथुरा वालों पुलिस कांटेक्ट टीम से संपर्क करते हैं, लेकिन तब भी मथुरा का में इधर राधा का कोई तौर ठिकाना नहीं लग पाता है। पुलिस की टीम काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है, आखिर राधा अब गई तो गई कहाँ। इसीलिए पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए मुखबिरों को भी अलर्ट कर देते हैं। अलर्ट करने के बाद एक पुलिस की टीम संजय के गांव पहुंचती है। वहां काफ़ी लोगों से पूछताछ किया जाता है, लेकिन तब भी नहीं पता चलता आखिर इनके घर में किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता है कि जब तक राधा पुलिस के हथकंडे नहीं चढ़ती तब तक पुलिस के सामने कोई भी जुल्मी निकल कर नहीं आ पाएगा। इसीलिए पुलिस की टीम खबरियों को अलर्ट कर देती है। अलर्ट करने के बाद अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए लग जाती है और तभी ठीक 28 अगस्त का ही दिन होता है। उसी वक्त लुधियाना से ही एक गुरुद्वारा होता है, एक ग्रंथी होते हैं। ग्रंथी जो होते एटा थाने में फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं सुधीर कुमार फ़ोन को रिसीव करते हैं। तभी उनको सूचना दिया जाता है कि ठीक यहीं पास एक अज्ञात महिला खड़ी थी, वह हमारे पास आई, लेकिन जब उससे पूछताछ किया गया तो वह महिला जो होती अपना जो पता होता है एटा थाने के करीब बता रही है। पुलिस की टीम जैसे ही इधर
उस ग्रंथि के द्वारा पता पाती है। पता पाने के बाद उसी वक्त फ़ोटो लेती है। पता चलता है वह अज्ञात महिला कोई और नहीं होती है बल्कि अज्ञात महिला राधा होती है। पुलिस की टीम जाती है। अब ठीक लुधियाना पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उसी ग्रंथि से संपर्क किया जाता है। संपर्क करने के बाद इधर राधा को वहीं से अपने कस्टडी में लिया जाता है, लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब राधा से पूछताछ किया जाता है तो राधा पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब हाँ, हम तुलसी के दोनों बच्चों के साथ उसके ही घर में थे, लेकिन रात का वक्त हो रहा होता है तो उसी वक्त घर में 2 से 3 चोर घुस आते हैं। घर में चोरी करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ हम काफ़ी लड़ झपड़ते हैं। लेकिन उसी बीच 2 चोर हमें उसी समय अपनी हिरासत में ले लेते हैं। लेकिन शिवम जो था उस समय काफ़ी ज़ोर से चीखने चिल्लाने लग जाता है। शिवम के पास जाते हैं। पास जाने के बाद शिवम को काफ़ी बुरी तरह से धमकाते भूमकाते, लेकिन शिवम जो होता उसी समय तूर तबार कहना शुरू कर देता, जिसकी वजह से एक चोर जो होता है शिवम का वहीं गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद तुरंत साहब हमें अपने साथ जो होता है आपके इसी इलाके के दूसरे छोर ले जाता है। फिर वहाँ भी हमें भी धमकाया जाता है, लेकिन साहब हमारी जुबान बंद होने वाली नहीं होती है। आपके थाने में पहुँचने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं होती है। और जब सुनवाई नहीं होती साहब हम इधर उधर भागने लग जाते हैं, क्योंकि हमें शंका हो जाता है कि यह जो हत्या है सीधा का सीधा जो आरोप है इसका हमारे ऊपर लगाया जाएगा। इसकी वजह से साहब हम इधर उधर मंडरा रहे थे। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर राधा की बात पर कतई यकीन नहीं करती है, और पुलिस की टीम जैसी शक्ति दिखाती है तो पुलिस के सामने राधा जो होती है इधर नितिन की हत्या का जो राज होता है खोलती है, साथ में कबूल भी कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई जो कहानी बयां करती है, इसे सुनने के बाद लोगों की रूह तक खड़े हो जाते हैं। असल में इसी उत्तर प्रदेश का ही जो जाना माना शहर पड़ता है कासगंज, और उसी का एटा कस्बा लगता है, उसी में सैलाई गांव पड़ता है। उसी ही गांव के रहने वाले होते हैं विजय पाल सिंह। उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें तीनों के तीनों बेटे होते हैं। तो बड़ा बेटा होता है सुखदेव, और जो दूसरे नंबर का बेटा होता है मुकेश, और सबसे छोटा बेटा यही होता है संजय कुमार सिंह। लेकिन इधर विजय पाल के पास थोड़ी बहुत खेतिहर ज़मीन होती है, जिसकी वजह से अपने बच्चों का समय के हिसाब से बेहतर परवरिश कर लेते हैं। लेकिन समय के हिसाब से जब सुखदेव शादी की दहलीज पर पहुंचता है और साथ में इधर मुकेश भी शादी की दहलीज पर पहुंचता है, तो दोनों की शादी जो होता है बड़े बेहतर तरीके से कैसे ना तैसे कर कर विजय पाल सिंह कर देते हैं। और करने के बाद दोनों के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी आ जाती। आने की वजह से अब इधर जो होता खुद सुखदेव अपने ही पास एक कोचिंग संस्था होता है, अब उसी में जा पर बतौर अध्यापक की नौकरी करना अब शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सुखदेव के परिवार का उसी कोचिंग सेंटर से खर्चा बर्चा चल जाया करता था। दूसरी तरफ मुकेश जो होता है जब अपने पारिवारिक खर्चा को देखता तो उसी समय वह भी फैसला लेता, और उसी फैसले के तहत अपने गांव में ही जाता है, एक दुकान लेता, उसी दुकान को फॉर्चून में तब्दील कर देता और फॉर्चून के नाम से दुकान खोल लेता है, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक अब पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन समय के हिसाब से इधर संजय भी कोई कसर नहीं छोड़ता अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए। भले ही अभी अविवाहित पड़ा होता है, लेकिन समय के हिसाब से कुछ दोस्तों से मिलकर वह ड्राइवरी सीख लेता है, लेकिन जब सीख लेता है उसके भी बड़े ड्राइवरिंग का लाइसेंस बन जाता है। बनने की वजह से सीधा का सीधा वह ट्रक ड्राइवर का मालिक बन जाता है, और बनने की वजह से वह ट्रक ड्राइवर का काम करना शुरू कर, जिसकी वजह ठीक ठाक अब पैसे आने लग जाते हैं। आने की वजह से इधर विजय पाल सिंह की जो ज़िंदगी होती है 3 बच्चे और 2 बहुओं के तहत खूबसूरत तरीके से चलना शुरू हो जाता है। इधर विजय पाल के ही गांव में दूसरी छोर के ही रहने वाले होते हैं अब केसरी लाल। अब केसरी लाल के टोटल 3 बच्चे होते हैं, उनकी अपनी पत्नी भी होती है। केसरी लाल के पास है थोड़ी बहुत खेतिहर ज़मीन होती है, जिसकी वजह से अपने 3 बच्चे की जो ज़िंदगी होता बड़े खूबसूरत तरीके से अब चला पाते थे। लेकिन समय के हिसाब से केसरी लाल की एक अपनी बेटी होती है जो घर में बड़ी होती है, वह बेटी कोई और नहीं होती है तुलसी। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत और चंचल भी होती है, लेकिन पास एक कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में जाकर कैसे न तैसे कर कर
8वीं की पढ़ाई तो करती है, लेकिन जब पढ़ाई करती है तो पढ़ाई में उसका जो मन होता है नहीं लग पाता, जिसकी वजह तुलसी अपने घर में लग जाती है और अपने माँ बाप के साथ अपनी गृहस्थी में जीवन बिताने लग जाती है। लेकिन समय के हिसाब से तुलसी जो होती है अब शादी की दहलीज पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से जाग खड़ी होती है। लेकिन इसी बीच केसरी लाल के घर विजय पाल के परिवार वालों का काफ़ी आना जाना होता है। लेकिन विजय पाल के परिवार में उनका जो अपना सबसे छोटा बेटा होता संजय, जिसका समय के हिसाब से इतना आना जाना बन जाता, आने जाने की वजह से उधर जाकर तुलसी के ऊपर उसका निगाह पड़ता है। पड़ने की वजह से तुलसी की खूबसूरती और उसके कदकाठी को जब देखता है तो इधर संजय जो होता है तुलसी का दीवाना हो जाता है। भले ही एक ही गांव के रहने वाले होते हैं, भले ही दूर के रिश्ते में भाई बहन हो, लेकिन उस समय इधर तुलसी जो होती है और साथ में संजय दोनों अपने पारिवारिक रिश्तों को भूल बैठते हैं और दोनों एक दूसरे को चाहने के लिए लग भी जाते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलना भी शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता और इस तरह चालू हो जाता कि दोनों 7 जन्मों का साथ निभाने के लिए वादा कर लेते हैं। वादा करने के बाद दोनों के प्रेम प्रसंग के धीरे धीरे जो चर्चे होते पूरे गाँव में फैल जाते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होता है जब जाकर तुलसी के जो अपने पिता होता है तो इधर केसरी लाल को लग जाता है, केसरी लाल के दोनों बेटे को लगता है, तो उनकी काफ़ी बदनामी होना शुरू हो जाते हैं। अब केसरी लाल जब परेशान हो जाते हैं तो खुद जाकर इसकी जो शिकायत होता है अब विजय पाल से कर देते हैं। लेकिन विजय पाल जो होते हैं इधर केसरी लाल को बड़ा भरोसा दिलाते हैं, कहने लग जाते हैं हमारा जो अपना बेटा होता है संजय, हमें उसके बातों पर पूरी तरह से यकीन है, वह कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा जिसकी वजह से हमारी और साथ में आपकी बदनामी हो। आप हम पे और हमारे बेटे पर भरोसा रखिए। केसरी लाल जो होते हैं विजय पाल की बात तो मान लेते हैं और मानने के बाद अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अपनी बेटी तुलसी पर पाबंदी भी लगा देते हैं और उसी दिन से तुलसी का जो होता है इधर संजय से मिलना जुलना भी बंद हो जाता है। लेकिन तुलसी जो होती है बिना संजय को देखे एक पल भी अपनी ज़िंदगी गुजारना ही नहीं चाहती थी और संजय भी होता है बिना तुलसी के बगैर आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ाना भी नहीं चाहता था। लेकिन जब दोनों के प्यार के जो प्रसंग के जो चर्चे होते हैं पूरे मोहल्ले में गूंजने लग जाते, गूंजने की वजह संजय भी समझ जाता है कि हमारी जो ज़िंदगी है अब इस गांव में रहकर चलने वाली नहीं है। अब इसीलिए तुलसी और संजय दोनों मिलकर ठीक घटना से 9 साल पहले एक अहम फैसला लेते हैं, जिसके बाद तुलसी अपनी घर की जो दहलीज होती है वह पार कर जाती है और इधर संजय को अपने साथ लेती है। साथ लेने के बाद दोनों जाते हैं और वहीं कोर्ट में ही जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और करने के बाद इसकी जो खबर होता है इधर जब केसरी लाल को लगता है, लगने के बाद सनस रह जाते हैं, अपनी पत्नी को खबर देते हैं। पत्नी भी खबर पाती है, अपनी बेटी के खिलाफ हो जाती है। लेकिन इधर केसरी लाल जो होते हैं केसरी लाल उसी दिन से अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी से अलग कर देते हैं, कहने लग जाते हैं हमारी बेटी आज से हमारे लिए इस दुनिया में है नहीं और ना हम उसके आज से पिता हैं। उसी दिन से तुलसी के जो माता पिता तो खुन्नस खाए बैठ जाते हैं। लेकिन तुलसी जो होती है इधर अपने पति ट्रक ड्राइवर संजय को पाकर बड़ी खुश हो जाती है। अपनी ज़िंदगी ठीक अपने ही ससुराल के दिए हुए रस्मों कदम पर जीने के लिए लग जाते, क्योंकि संजय का एक अपना पुश्तैनी ज़मीन होता है जो ठीक है उसी कासगंज में होता है और संजय इधर अपने परिवार की सहमति लेता है और सहमति लेने के बाद जाकर उसी कासगंज में ही अपने ही मकान में रहने लग जाता है। और तुलसी और संजय की जो ज़िंदगी होती है बड़ी खूबसूरत तरीके से अब बीतने लग जाती है। अब बीतते बीतते जैसे ही साल बीतते हैं तो संजय और साथ में तुलसी के बीच एक बेटा हो जाता है, जिसका नामकरण बड़े तौर तरीके से इधर संजय और साथ में तुलसी कर देते हैं, नितिन रखते हैं। खूबसूरत नाम रखकर पूरी ज़िंदगी जो था संवारने के लिए अपने बेटे के लिए लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब खबर तुलसी के माता पिता को लगता है, लगने के बाद उनको एहसास हो जाता है कि ठीक है बच्चे समय के हिसाब से बदल गए तो इसमें हमारी ही भलाई है। और उसी दिन से तुलसी की जो अपनी माँ होती है वह भी अब तुलसी से बात करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तुलसी को भरोसा हो जाता है कि चलो हमारे मायके वाले भी हमसे अब इस तरह खुश होने लगे हैं। लेकिन समय के हिसाब से अब जैसे साल दर साल बीतता है तो ठीक 4 साल बाद तुलसी और संजय के बीच दूसरा बच्चा भी हो जाता है। अब इन्हीं 4 साल के बीच 2 बच्चे
जिसमें बड़े बेटे का नाम नितिन होता है, छोटे बेटे का नाम शिवम होता है। और शिवम और नितिन के साथ अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से अब जीना शुरू कर देते हैं। ऐसे जीतते जीतते साल दर साल बीतते चले जाते। तभी घटना से मात्र 3.5 साल ही पहले इधर तुलसी का ही अपने ही गांव के रहने वाले खुद के अपने चाचा होते हैं अयोध्या प्रसाद के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे और एक उनकी इकलौती बेटी होती है राधा देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन हाँ इधर तुलसी की ही हम उम्र की होती है। हम उम्र के होने के नाते सहेली की तरह अपने घर में ज़िंदगी गुजर बसर भी करती है। लेकिन जब से तुलसी जो होती है अपने ही ट्रक ड्राइवर पति के साथ अपना घर बार छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी, तब से राधा जो होती है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अकेली मजबूर हो जाती है। मजबूर होने की वजह से वह भी अपने घर में पाबंदी में बैठ जाती है। लेकिन जब कभी भी अब इधर तुलसी अपने पति को लेकर इधर अपने ही मायके पहुंचती है, तो इधर पहुंचने के बाद जैसे ही राधा को पता चलता और पता चलने के बाद राधा खुद जाती और जाने के बाद इधर खुद जाकर अपनी बहन से बात करती। लेकिन जैसे संजय के सामने पड़ती तो अपने जीजा का वास्ता देकर हंसी ठिठोले भी करने लग जाती। हंसी ठिठोले करने के नाते जो होता है राधा को भी समझ में आ जाता है कि जब से तुलसी जो होती है इधर संजय के जीवन में बधी है, तब से तुलसी के सारे जो शौक़ होते हैं वह पूरी तरह से पूरे होने शुरू हो गए हैं, और ठीक संजय की वजह से। और राधा जैसे ही यह मन में ठानने के बाद वह भी समझ जाते यह घर हमारी भी किसी तरह करीबी जाकर इधर संजय से बन जाता तो हमारे भी 100 के 4 चांद लग जाएंगे। और राधा अपने मन में उसी दिन से संजय को बसा लेती है और कुछ और तरीके से हंसी ठिठोले खुद अपने जीजा के रिश्तेदारी में बनाकर संजय से करना शुरू कर देती है। लेकिन जब भी संजय इधर अपने ससुराल पहुंचता है तो राधा पहुंचती और जीजा के साथ रिश्ते में बदकर हंसी ठिठोले करती। अब यह ठिठोले चलते चलते कई महीने बीत जाते हैं, और जब महीने बीत जाते हैं धीरे धीरे संजय को आभास हो जाता है कि राधा हमारी तरफ लग रहा किसी चली आ रही है। और संजय भी इसमें दूरी बनाने के लिए कतई तैयार नहीं होता है, वह भी जल्द मौके की तलाशी में लगा रहता है। तभी एक दिन खुद इधर संजय जब पहुंचता है तो राधा तो होती है और साथ में तुलसी भी होती है, लेकिन राधा कैसे न बहला फुसला कर अपने ही घर में ले जाती है। लेकिन उसी वक्त राधा के हाथ में संजय का हाथ होता है, तो राधा वहीं कह देती है यह हाथ जो होता है कतई जीजा आप छोड़ना मत, क्योंकि यह हाथ हमेशा के लिए हम आपका पकड़ के रखेंगे। तो वहीं पर संजय को यकीन हो जाता कि राधा चाहते क्या है, और राधा और इधर संजय के बीच दोनों दिल लगी हो जाता है। राधा अपने बहन की प्यार में अड़ंगा बनना उसी दिन से शुरू कर देती है। और लेकिन जब भी राधा मौका पाने का पता चलता कि संजय यहाँ पर आए हो तो मुलाकात करने के लिए राधा पहुँच जाती है। राधा को भी लगने लगता है कि हमारे दिल में अगर किसी के लिए जगह बना है तो वह संजय जीजा के लिए बना है। राधा के दिलो दिमाग में पूरी तरह से अब संजय छा भी चुका होता है। हर वक्त संजय की यादों में राधा खोई भी रहती है। लेकिन जब कभी संजय नहीं आता इधर तो जानकारी लेती क्यों संजय यहाँ पर नहीं आ रहा, तो इधर तुलसी भी जानकारी देती कुछ काम था। लेकिन होता तभी ऐसा ही है। एक दिन इधर खुद राधा जो होती है संजय से मुलाकात करने के लिए संजय के मोबाइल पर कॉल कर देती है। उस फ़ोन को रिसीव करने वाली राधा की अपनी खुद दूर की जो बहन होती है वह उसी समय तुलसी फ़ोन उठाती, कहने लग जाती क्या बात है। राधा कह देती कि आखिर अभी तक जीजा क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। तो उधर तुलसी भी कह देती है हम लोग कुछ काम से बाहर गए हुए थे, अभी तो लौटे, अगर तुम्हारे पास मौका तुम ही चले आओ। यह बात जैसे ही अब राधा सुनती उसी समय अपने घर परिवार वालों से परमिशन लेकर अब निकल जाती है। जैसे ही पहुँचती है घर के अंदर दाखिल होते संजय से मुलाकात हो जाता है, और संजय को देखती है दिल को तसल्ली बड़ी धड़क के वहीं ले लेती है। और संजय जो होता है उसी दिन कह देता है कि आज तुम्हें यहीं रुकना होगा। राधा बड़ी खुशी में तरीके से हामी भर लेती, कहने लग जाती है कि शाम हो गया जीजा, हम तो आज यहीं रुकेंगे, और आज जो होता है कुछ ऐसी बात तुमसे छेड़ेंगे, हो सकता है दोबारा उस बात को छेड़ने के लिए हमारे अलावा किसी के पास मौका ना मिले। संजय भी समझ जाता कि राधा आज चाहने वाली क्या है। अब जब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम होने के बाद इधर तुलसी पूरे परिवार के लिए खाना परोस होती है। पूरे परिवार वाले खाना भी खा लेते हैं, और राधा के लिए जाता है बगल वाले रूम में चारपाई लगा देती है। और जब रात का वक्त होता है राधा अपने कमरे में जाकर तो सो जाती है, लेकिन उसके जो आँखें होती हैं मूंदती नहीं है।
हर वक्त उसकी आंखों के सामने संजय का चेहरा नज़र आता है। दूसरी तरफ संजय जो होता है वह अभी पूरी रात सो नहीं पाता। जैसे रात का 1 बजता तो संजय उठता, राधा के कमरे में पहुंच जाता है। राधा समझ जाती है, तुरंत वही प्यार का इजहार करती है। और इधर राधा और साथ में संजय के बीच वही अनैतिक संबंध बन जाते हैं। और जब संबंध बनता है इसके बाद उसी दिन से दोनों साथ जीने और मरने का फैसला ले लेते हैं। और यह मुलाकात जो होता है चोरी छुपे संजय और राधा के बीच तुलसी की ना समझी और गैर मौजूदगी में चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग जब 2 साल का वक्त बीत जाता है, 2 साल का वक्त बीतने के बाद इधर राधा को भी एहसास हो जाता है कि हमारे परिवार वाले जो होते हैं हमारे शादी के लिए लड़के की तलाशी कर रहे हैं। और उसकी खबर जाकर इधर राधा खुद संजय को दे देती है। और संजय जब खबर पाता है तो एक बार तो असनस रह जाता है। राधा कह देती है कि अगर हमारे परिवार वाले शादी कर दिए तो हम तो तुम्हारे बगैर ज़िंदगी अपनी अधूरी समझेंगे। हम चाहते हैं तुम तुलसी को तलाक दो। यह बात जैसे संजय सुनता से सन्न रह जाता है, कहने लग जाता, एक तो हम तुम्हारी जो बहन है तुलसी को अपने घर में अपने परिवार के सहमति से और साथ में तुम्हारे परिवार के सहमति से उसको अपने घर की बहू का दर्जा दिलवाएं और साथ में उसके टोटल 2 बच्चे भी हैं। ना तो उसका अपना मायका होगा और ना तो उसका ससुराल होगा। इसलिए हम नहीं चाहते तुम्हारी बहन को तलाक दिलाया जाए। लेकिन हाँ, हमारे पास एक आइडिया है। वो आइडिया है कि हम दोनों मिलकर जाकर बाहर कोर्ट मैरिज के तहत शादी कर लेंगे। फिर घर पहुँचेंगे तो इधर तुलसी जो होती है अपनी मजबूरी समझकर तुमको तो अपनी सौतेली बहन का और साथ में हमारी पत्नी का दर्जा तो दिला देगी। यह बात जब सुनती है, सुनने के बाद राधा को भी एहसास हो जाता कि हाँ, संजय के बात में दम है। तो पहले तो राधा ना नुकुर करती है, सोच श्रृंगार करती है, फिर सोच लेती है कि चलो अपनी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। और उसी समय इधर संजय की बात मान लेती और मानने के बाद जाती है और जाती है ठीक बदाऊं के ही अब कोर्ट में। वहाँ जाती है, दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और जब कोर्ट मैरिज करते हैं, करने के बाद होता है इधर सबसे पहले इसकी जो सूचना होता है खुद संजय अपनी पत्नी तुलसी को देता है। लेकिन तुलसी जैसे ही अपने पति की दूसरी शादी के बारे में खबर पाती, वह भी अपनी बहन इधर राधा से तो एकदम सनस रह जाती है। लेकिन संजय कह देता है कि बताओ, हम राधा को लेकर क्या तुम्हारे पास आ सकते हैं। अब इधर तुलसी बहुत बुरी अवस्था में फंस जाती। फंसने के बाद इसकी जो सूचना होता है अपने ससुराल वालों को दे देती है। और विजयपाल जब खबर पाते हैं दोनों बेटों को दोनों बेटे मिलकर एक फ़ैसला लेते हैं। फैसला लेने के बाद ही मजबूरी में फंस जाते हैं। लेकिन तभी जो होता है संजय राधा को लेकर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद पूरे परिवार वाले एक हो जाते हैं। लेकिन संजय और राधा को देखकर पूरे परिवार वाले खुन्नस खाए बैठ जाते। लेकिन संजय के घर में अफरा तफरी मच जाती और मचने की वजह से जो खबर होता है राधा के अपने पिता अयोध्या प्रसाद और उसकी जो माँ होती है सविता को जब लगता है पूरी तरह से सनस रह जाते हैं। और उसी दिन से अपनी बेटी को भी वह ज़िंदगी से निकाल फेंकते हैं, कहने लग जाते आज के बाद हमारी बेटी हमारे लिए इस दुनिया में तो नहीं है, ना ही उसके लिए आज के बाद हम पिता हैं। यहाँ तक कि राधा के जो पिता होते हैं अयोध्या प्रसाद अपनी बेटी से मिलने के लिए भी वह नहीं आते हैं। लेकिन इस घर में रहकर तुलसी जो होती है अपनी मजबूरी को समझती है। उसको भी लगने लगता है कि इस समय ना अपने मायके वाला का हम होंगे और ना ही अपने ही ससुराल वाले के होंगे। आखिर अपने 2 बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे। और उसी मजबूरी में फंसकर तुलसी अपनी बहन को अपने ही घर में सौतन का दर्जा दिलाकर अपने पति का पत्नी मनवा लेती है। मनवाने के बाद सहमति के साथ जो होती है राधा को घर में तौर ठिकाना दे देती है। इधर ज़िंदगी जो होता है खूबसूरत तरीके से संजय अब तुलसी और साथ में राधा के साथ बिताने लग जाता है। दोनों बच्चों को लेकर ज़िंदगी बिताने लग जाता है। लेकिन तभी और जब 1 साल का वक्त बीत जाता है, 1 साल के वक्त बीतने के बाद भी राधा किसी बच्चे की माँ नहीं बन पाती है। उसकी जो शंकाएँ होती है और बढ़ पड़ती है, अगर हम संजय के बच्चे की मां नहीं बन सकते तो हमारी ज़िंदगी तो आगे नरक होने वाली है। क्योंकि हम तो अपने ना मायके वालों को अभी तक हो पाए हैं, ना अपने ससुराल वालों को अभी तक हो पाएंगे, और ना बनेंगे तो हमारी ज़िंदगी आगे नरक हो जाएगी। लेकिन यह सब सोच साझ कर इधर राधा परेशान हो जाती है और उसी दिन से अपने बच्चों के तहत होता है अपनी ज़िंदगी इधर दोनों बच्चों को मान लेती है। और इधर नितिन और शिवम को बड़े लाड़ प्यार से अपने बच्चों की तरह परवरिश देना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे कुछ महीने बीतते हैं
कुछ महीने बीतने के बाद संजय राधा को अपने साथ लेता है और साथ लेने के बाद एटा के ही ठीक अवंती बाई एक नगर पड़ता, उस इलाके में जाकर एक नेकपाल होते हैं जो रिटायर फौजी होते हैं, उन्हीं के एक मकान में जाकर किराए का कमरा लेता और वहीं पर संजय और राधा के साथ रहना शुरू कर देता। जब वहाँ रहने लग जाता है, इधर तुलसी का भी अब संजय के साथ हिलना मिलने के लिए होता है, वहाँ मकान में आना जाना हो जाता है। लेकिन खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी जो होता है संजय को भी अच्छा लगने लगता है। लेकिन समय के हिसाब से जब ज़िंदगी भागता है तो संजय के दोनों जो बच्चे होते हैं जब पढ़ाई के उस मुकाम पे पहुंच पाते हैं, पहुंचने के बाद संजय तो दोनों बच्चों का जो दाखिला होता है वहीं पास एक बढ़िया से स्कूल होता है, उसी में जाकर करवा देता है। करवाने की वजह से संजय की ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से पटरी पर चल पड़ती है। और तभी मई अब साल 2016 का वही तीसरा सप्ताह होता है। उसी सप्ताह में एकाएक इधर संजय के ऊपर किसी बदमाश द्वारा गोलियों का फायर कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी बुरी तरह से वह घायल उड़ता तुरंत ही वहाँ के हिसाब से वहाँ के राहगीरी द्वारा इधर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल पड़ता ठीक अलीगढ़ के ही अस्पताल में लेकर पहुंच जाते। लेकिन जब खबर राधा और तुलसी को लगता है, लगने के बाद सनसा हो जाते, तुरंत दोनों मिलकर अपने बच्चों को लेकर अलीगढ़ अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन पता चलता है कि जो अवस्था होता है इधर संजय का पहले से बदतर हो चुका है। समझ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी अब काफ़ी बड़ी तरह से बीतने वाली है। लेकिन राधा जो होती है इस तरह का जब हश्र देखते अपने पति का तो बड़ी सोच में पड़ जाती, उसकी चिंताएं और बढ़ जाती हैं कि एक तो हमारा पति जो होता है अब लग रहा है हमारी ज़िंदगी में दोबारा नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि हमारे ससुराल वाले, हमारे मायके वाले भी हम में से हर वक्त खपाए भी रहते हैं। अभी तक हमारी ज़िंदगी भी एकदम सोनी बिन गोद के पड़ी हुई है। आखिर जब संजय रहेगा नहीं तो हमारी ज़िंदगी रहकर इस दुनिया में कैसे चलेगी, यही सब सोच साझ कर इधर राधा भी परेशान हो जाती। लेकिन क्या करे, मजबूरी में फंस कर इधर राधा अपने पति के सेवा पानी में अब लग भी जाती है। लेकिन जब भी लगती है तो लगने के बाद होता है इधर तुलसी भी पहुंच जाती है, उसी अस्पताल में सेवा पानी करने लग जाती है। लेकिन करते करते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है और बीतने के बाद इधर जो होता ठीक अगस्त का महीना होता है, उसी अगस्त के महीने में डॉक्टर जो होते हैं उस समय कह देते ले जाओ इन्हें घर पर थोड़ा बहुत रेस्ट दिलाओ। और संजय को ले आते हैं। इधर ले आने के बाद ठीक उसी कासगंज के ही जो मकान उसी में ला कर रख देते हैं और वहीं पर रहकर इलाज करवाने लग जाते हैं। लेकिन इलाज के वक्त कभी कभी अलीगंज अस्पताल भी ले जाया करते थे। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता तो एक दिन संजय जो होता राधा को अपने पास बुलाता, कहने लग जाता है कि राधा तुम कहीं और लड़का देखकर उसके साथ शादी कर लो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आगे चलकर अब नरक हो गई है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं निभा सकते। राधा यह बात सुनते कहने लग जाती हैं क्या इसी के लिए हमने अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे लिए पूरी तरह से खोल रखी है, अपने परिवार के खिलाफ इसीलिए बैठे हुए थे। काफ़ी भरोसा दिला संतोष को, इधर संजय को भी यकीन हो जाता है कि हमारी जो पत्नी हमें काफ़ी तौर तरीके से भी चाहती है। लेकिन राधा जो होती है अपनी ज़िंदगी से इस तरह उब जाती है, क्योंकि उसके ससुराल उसके मायके वाले यहाँ तक कि अभी तक उसके गोद भी सोनी पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी खुद उसको नरक लगने लग जाती है। और लेकिन तभी ठीक 19 अगस्त है अब साल 2016 का ही। अब जैसे ही इधर शाम का टाइम होता है उसी वक्त तुलसी के अपने दोनों जो बेटे स्कूल से पढ़कर अपने घर आ जाते हैं, अपने होमवर्क पूरा करते हैं, खाना भी खाते हैं। खाना खाने के बाद इधर राधा दोनों बच्चों से बोल देती है कि तुम लोग जाकर जल्दी से सो जाओ, क्योंकि सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। इधर नितिन और शिवम जो होते हैं थोड़ी देर बैठकर वहाँ टीवी देखते हैं और देखते देखते उनकी आंखों में कब नींद आ जाती है उनको पता भी नहीं चलता। और दूसरी तरफ जब राधा देखती मौका हो गया है थोड़ी बहुत टाइम पास करने का तो अपने मोबाइल निकालने के बाद अब संजय के मोबाइल पर कॉल कर लेती है। लेकिन जब कॉल करती है तो पता चलता संजय का जो मोबाइल होता है वह मोबाइल पर तो घंटी जा रहा है लेकिन रिसीव करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि 1 से 2 बार 3 बार कोशिश करती तो हर बार घंटी जाता है लेकिन रिसीव करने वाला कोई नहीं होता है। उसी समय राधा के मन में शंकाएं जन्म लेती कि बस कोरा हमारा जो अपना पति है लग रहा हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बेदखल कर गया है और हमारी ज़िंदगी यहाँ तो रहकर नरक सी हो गई है। क्या हम इस घर के सिर्फ सौतन बहू हैं? क्या हम इस घर के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रखते हैं? या इन बच्चों के लिए हम इनकी सौतेली माँ हैं? यही सब सोच साझ कर
इधर राधा घर में परेशान हो जाती, तभी उसका जो हाथ होता दाहिना अचानक इधर नितिन के गले पर पहुंचता है, लेकिन तभी मन उसका मचोड़ जाता है और दूसरा हाथ जाकर शिवम के गले पर पहुंच जाता है। उसका हाथ ना जाने कब इतना दबाव में चला जाता है जिसकी वजह से शिवम हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब तक राधा को होश आता है कि शिवम इस दुनिया को छोड़ कर जा चुका है, तब तक वह समझ जाती कि अब तो हमारी जो ज़िंदगी है वह आगे चलकर और नरक होने वाली है, क्योंकि नितिन अगर पुलिस के सामने चला जाता है तो जाने की वजह से एक तो हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी और हमारी तो रस्सी का जो फंदा है हमारे लिए तैयार खड़ा हुआ है। यह सब सोच साझ कर उधर राधा परेशान हो जाती है। उसी वक्त नितिन के पास जाती, उसका भी भरपूर कोशिश करती है गला दबाने लग जाती है, लेकिन उसी वक्त नितिन बेहोश हो जाता है और वहाँ से राधा अपने ही बैग में कुछ कागज़ पैक करती है, कुछ पैसे पैक करती है, यहाँ तक कि अपने सर्टिफिकेट पैक करते और लेकर निकल जाती है। और निकलने के बाद सीधा का सीधा बस स्टैंड जाती है, वहाँ से मथुरा के लिए बस पकड़ लेती है, वहाँ से तुरंत ही न जाने कहाँ चली जाती है। लेकिन जब दूसरी तरफ सुबह होता, सुबह के टाइम नितिन का जो शरीर हलचल मचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और उठ कर देखता है तो उसका भाई बगल में अवस्था में पड़ा होता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई राधा निकाल के लाती पुलिस के सामने, सुनने के बाद संजय भी वहाँ दंग सा रह जाता है। पुलिस की जो टीम होती है राधा को ले जाती है, वहाँ कोर्ट में पेश कर देती है, लेकिन कोर्ट में राधा जो होती है अपने बयान से अब मुकर जाती है, जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है राधा के ऊपर काफ़ी धाराएँ दर्ज कर देती है। धाराएँ करने के बाद पुलिस को राधा के खिलाफ सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं। मिलने की वजह से पुलिस जो होती है टाइम भी नहीं गवाती, राधा को ले जाती है, वहाँ के ही अब कोर्ट में पेश कर देती है। दोबारा कोर्ट में पेश करने के बाद राधा के ऊपर 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज करके ले एटा के ही जिला कारागार में भेज दिया जाता है। लेकिन जब राधा को पता चलता है कि हमारे ऊपर जो होता आजीवन कारावास और साथ में 20,000 रुपये का एक आघात जुर्माना भी लगा है, तो राधा का जो चेहरा होता पूरी तरह से पीला पड़ जाता है। उस समय सोचने भी लग जाती कि हमारी ज़िंदगी है बड़े ही रंजिश भरी ज़िंदगी बीत रही है, क्योंकि इधर ना तो हमारा पति हमारा होने वाला है और इधर ना तो हमारे ससुराल वाले हमारे होने वाले हैं, ना तो हमारी ज़िंदगी में कभी कोई बच्चा खेलने वाला है। यह सब सोच साझ कर इधर राधा पूरे वक्त जेल में परेशान रहती है। लेकिन इसी बीच संजय का भी उस जेल में आना जाना होता है और संजय जो होता है अपनी पत्नी को बचाने के लिए भरपूर कोशिश भी करता है, लग भी जाता है, भरोसा भी दिलाता है कि तुमको एक दिन हम जेल के बाहर निकलवा के भी रहेंगे और तुम्हारे साथ खूबसूरत तरीके से अपने घर में पत्नी का दर्जा भी दिलवाएंगे। लेकिन राधा को भरोसा नहीं होता है कि अब हमारे लिए कोई हमारे सामने खड़ा होगा, तो राधा को भी एहसास हो जाता है यहाँ रहकर हमारी ज़िंदगी नरक पर नरक होती जा रही है। बेजान राधा खुद एक दिन बैरक में पहुंच जाती है और पहुंच जाती तो वहाँ अकेली होती है, इर्द गिर्द देखती है, तभी उसी बैरक में से बड़ी तेज़ से चीखने की आवाज़ आती है। तो जो कैदी होते जाते हैं तो देखते हैं राधा के जो शरीर होते हैं मौके पर फूले चले जाते हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर को सूचना लगती है, इंस्पेक्टर जाते हैं, राधा को अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर इलाज कर ही रहे होते हैं, तभी राधा जो होती है इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होती है और डॉक्टर के द्वारा रिपोर्ट से पता चलता है कि राधा ने किसी भी विषैली पदार्थ का सेवन किया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन पुलिस के सामने एक और चैलेंज बन जाता कि राधा के सामने विषैला पदार्थ पहुँचा कैसे। लेकिन वाकई में दोस्तों जब इस रहस्यमय कहानी का जो पर्दा होता है पूरे इलाके के लोगों के पास पहुंचता, सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक थर्रास आ जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य होता है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।